स्टोर सिक्योरिटी। देखिए, स्टोर में होता क्या है कि चोरी होने का डर रहता है कि जो बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो शॉप में आते हैं और वो जो है शॉप लिफ्टिंग कर लेते हैं, यानी कि सामान उठा के चुपके से बैग में डाल के या फिर शर्ट के अंदर छुपा कर लेके चले जाते हैं। वैंडलिज्म, कुछ लोग जानबूझकर जो है किसी दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं, डैमेज कर देते हैं, या फिर जो है कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, लुटेरे हैं, लूट के चले जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए जो है स्टोर को सिक्योर करना ज़रूरी है। और जब स्टोर को आप सिक्योर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, मेजर्स का यूज़ करते हैं, तो वही चीज़ स्टोर सिक्योरिटी कहलाता है। जहाँ पे आप सिक्योरिटी गार्ड का यूज़ कर सकते हैं, सीसीटीवी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर दूसरे मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने स्टोर के एम्प्लॉय को, स्टोर के प्रोडक्ट को और स्टोर को सेफ रख सकते हैं। तो मेजर्स एंड टेक्निक्स adopted by retailers in order to create a secure and safe sales environment and protect against theft, shoplifting, vandalism and organized crime। vandalism का मतलब क्या हो गया? deliberate destruction और damage। deliberate मतलब कि जानबूझकर, कॉन्शियसली जो है जब आप किसी शॉप को जाकर नुकसान पहुंचाते हो तो उसको हम वेंडलिज्म कहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए, थेफ्ट, शॉपलिफ्टिंग, वेंडलिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से बचने के लिए जब सिक्योरिटी सिस्टम का यूज़ किया जाता है स्टोर में, तो उसी को हम क्या कहते हैं? स्टोर सिक्योरिटी कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जिसका यूज़ करके आप जो है स्टोर को सिक्योर कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, सिक्योरिटी कैमराज। पहला तो आज के टाइम पे हर जगह, घर हो चाहे स्टोर हो, हर जगह सीसीटीवी कैमरा रोड पे, चौराहे पे भी लगा होता है, जिससे कि आपकी मॉनिटरिंग की जा सकती है कि किसकी गलती है, पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने जो है अगर कोई गलत काम किया तो किसने किया है, तो सीसीटीवी जो आप कहते हैं। वहीं पे सिक्योरिटी टैग एंड सिस्टम्स होते हैं। आपने देखा होगा स्टोर रूम में जब भी आप जाते हैं रिटेल स्टोर में, तो हर शॉप, हर प्रोडक्ट पे, चाहे वो कपड़े हो चाहे वो कोई गुड्स हो, उन पे जो है बारकोड लगा होता है, उसमें जो है कोडिंग होती है, उसमें एक टैग लगा होता है। वो टैग अगर आप नहीं निकालेंगे ना, तो आप जैसे ही उस सामान को लेके बाहर जाएंगे तो गेट पे ही एक प्लास्टिक के दो डंडे खड़े रहते हैं, आपने देखा होगा। तो वहाँ से जैसे ही क्रॉस करेंगे वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं जिसका टैग, सिक्योरिटी टैग टूटा नहीं है, निकाला नहीं गया है। तो सिक्योरिटी टैग लगा होता है, आपने देखा होगा प्लास्टिक टाइप का लगा होता है। तो सिक्योरिटी टैग है, अगर आप उसको रिमूव नहीं करेंगे तो आप जो है वो आप पकड़े जाएंगे। तो सिक्योरिटी टैग और सिस्टम के जरिए आप जो है चोरी को रोक सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टोर सिक्योरिटी मिरर्स, कुछ जगह पे आप देखे होंगे कि बहुत बड़ा सा मिरर लगा होता है, जहाँ पे आप उस मिरर में ऑब्जर्व कर सकते हो कि कहाँ पे कौन कस्टमर क्या कर रहा है, कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, वो सामान को सर्च कर रहा है या फिर सामान को बैग में या फिर कपड़े में अंदर डाल रहा है। तो आप जो है इन सबसे सिक्योर कर सकते हो अपने स्टोर को। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग सिस्टम। देखिए, कोडिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा प्रोडक्ट में बारकोड लगा होता है, प्रोडक्ट में कुछ अल्फाबेटिक और न्यूमेरिकल कोड्स लिखे होते हैं, तो वही चीज़ कोडिंग सिस्टम होता है। तो ये कोडिंग सिस्टम जो है ना, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, लॉजिस्टिक यानी कि एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए, प्रोडक्ट की सही इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो है कोडिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। अब सभी प्रोडक्ट के बारे में, उनका नाम, उनका सब कुछ डिटेल आप याद नहीं कर सकते हो, तो उनको कोड दे दिया जाता है। उस कोडिंग के जरिए जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, ईआरपी में जो है उनकी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है। कोड आप डालते हैं, आप देखते होंगे जब आप रिटेल स्टोर पर प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो जो प्रोडक्ट पे कोड लिखा होता है, बारकोड होता है, वो बारकोड स्कैनर से स्कैन करते हैं। बारकोड स्कैनर से स्कैन करते ही प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, क्या प्रोडक्ट है, कितना वेट है, क्या प्राइसिंग है, एक्सपायरी डेट क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहां पे आ जाती है। तो वही चीज कोडिंग सिस्टम कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कोडिफिकेशन और कैटलॉगिंग इन्वॉल्व्स नेमिंग, क्लासिफाइंग, डिस्क्राइबिंग द आइटम एंड असाइनिंग ऑफ ए 13 डिजिट नाटो स्टॉक नंबर, और एनएसएन कहते हैं। ठीक है, नेशनल स्टॉक नंबर कहते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होता है कि 13 डिजिट का आप जो है यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, या फिर आप जो है बारकोड का यूज कर सकते हैं, और उसके जरिए जो है आप प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द सिस्टम एड्स लॉजिस्टिक प्रोसेस टू इंक्लूड सप्लाई, परचेजिंग, मेंटेनेंस, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लानिंग एटसेट्रा। तो जब आप ये कोडिंग सिस्टम कर देते हैं तो यहाँ पे जो है आप आसानी से प्रोडक्ट को, परचेजिंग में हो, चाहे वो उसको मेंटेनेंस में हो, चाहे उसकी वेयर हाउसिंग से रिलेटेड हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन से, वहाँ पे आसानी होती है। तो कोडिंग सिस्टम का यूज़ अगर बेनिफिट की बात करें तो क्या हुआ? पहली चीज़ तो टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होगी, एक प्रोडक्ट एक ही जगह पे रहेगा। प्रोवाइडिंग एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी जो है उस कोड से, उस बारकोड से या फिर उस नंबर से मिल जाएगी। एफिशिएंट परचेजिंग, यहाँ पे परचेजिंग के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। कस्टमर प्रोडक्ट लेके आता है, आपने बारकोड स्कैन किया, उस पर जो भी प्राइसिंग हो, सारी चीज़ें वहाँ पे अपने आप आपके ईआरपी सिस्टम पे जो है शो होने लगेगी। सेव्ड टाइम, यहाँ पे टाइम जो है वो बच जाएगा। और रिड्यूस एरर, यहाँ पे गलती होने का भी चांस क्या होगा? कम होगा, एरर नहीं होंगे। जब सारा कुछ कंप्यूटराइज होगा तो यहाँ पे एरर्स भी नहीं होते हैं। तो कोडिंग सिस्टम में नॉर्मली दो टाइप की कोडिंग यूज़ की जाती है, एक एसकेयू कहते हैं और दूसरा यूपीसी कहते हैं। एसकेयू यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, और वहीं पे
यूपीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो यूपीसी जो है नॉर्मली सभी रिटेल के लिए कॉमन होता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है यानी कि वो प्रोडक्ट कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया किसी भी रिटेल स्टोर में होगा उसका सेम कोड होगा। लेकिन एसकेयू क्या होता है, वो स्टॉक कीपिंग यूनिट है, यानी कि जो अलग अलग रिटेल स्टोर होते हैं वो अपने लेवल पे जो यहाँ पे उसकी कोडिंग करते हैं। तो एसकेयू का देखेंगे तो इस तरीके से जो है सीरियल नंबर अल्फाबेटिक का यूज़ किया जाता है, वहीं पे यूपीसी में बारकोड होता है और साथ ही साथ उसमें नंबर्स का भी यूज होता है। तो एसकेयू डिफर फ्रॉम रिटेलर टू रिटेलर, यानी कि जो एसकेयू होता है नहीं स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है वो रिटेलर टू रिटेलर डिफर करता है, उसकी कोडिंग जो है पैटर्न अलग होती है। वहीं पे यूपीसी रिमेन कांस्टेंट। यूपीसी क्या होगा, ऑल ओवर कंट्री चाहे जहाँ पे भी हो वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है। क्लियर। एसक्यू इज फॉर इंटरनल पर्पस, तो जो स्टॉक कीपिंग यूनिट की कोडिंग की जाती है वो इंटरनल पर्पस के लिए होती है। वहीं पे यूपीसी क्या है, यूपीसी इज फॉर एक्सटर्नल पर्पस एंड यूपीसी इज यूज्ड फॉर आइटम आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो यहाँ पे यूपीसी में मेन मोटिव होता है कि आइटम को आइडेंटिफाई कर ले, इस पर्पज से जो है उस बारकोड को लगाया जाता है, यूपीसी का यूज किया जाता है। तो जो एसकेयू है वो 8 से 12 कैरेक्टर का अल्फा और न्यूमरिक कैरेक्टर का होता है। वहीं पे यूपीसी जो है वो 12 डिजिट्स होते हैं, उसमें बारकोड लगे होते हैं। एसकेयू इज यूज्ड फॉर प्रोडक्ट ट्रैकिंग पर्पज। यहाँ पे एसकेयू को हम प्रोडक्ट को ट्रैक करने के पर्पज से यूज करते हैं। साथ ही साथ एसकेयू कैन बी रीड एंड इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमंस। जो एसकेयू है वो ह्यूमन द्वारा उसको रीड किया जा सकता है, उसको इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। लेकिन यूपीसी जो है, यूपीसी कैन नॉट बी इंटरप्रेट बाय ह्यूमन। यूपीसी बारकोड लगा है, उसमें सीरियल नंबर है, तो आप उसको जो है इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन जो है उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। तो ये दो टाइप की कोडिंग सिस्टम जो है नॉर्मली रिटेल में यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है लॉजिस्टिक इन रिटेलिंग। देखिए लॉजिस्टिक का मतलब होता है गुड्स का मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। नॉर्मली यहाँ पे लॉजिस्टिक जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे, मैन्युफैक्चर से सप्लायर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना, वो चीज़ लॉजिस्टिक होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अगर गुड्स मूव कर रहा है ना तो उसको लॉजिस्टिक नहीं कहते हैं। लॉजिस्टिक क्या है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहा है, आप सपोज करें कि आप दिल्ली में, तो दिल्ली से लखनऊ सामान भेज रहे हैं तो वो चीज़ लॉजिस्टिक कहलाएगी। लेकिन दिल्ली में अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही आप जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं तो उसको हम लॉजिस्टिक नहीं, उसको हम मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। क्लियर। तो लॉजिस्टिक क्या हो गया, रिटेल लॉजिस्टिक इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द फ्लो ऑफ कार्गो फ्रॉम द सप्लाइंग सोर्स टू द फाइनल कस्टमर। अब देखिए रिटेल में दो टाइप की लॉजिस्टिक हो सकती है। एक तो रिटेलर के पास जो प्रोडक्ट आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, मैन्युफैक्चर से, मैन्युफैक्चर के रिटेलर के पास प्रोडक्ट आता है, वहाँ पे लॉजिस्टिक लगता है। वहीं पे रिटेलर जो है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाता है, तो वहाँ पे लॉजिस्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो लॉजिस्टिक का मतलब क्या हो गया, गुड्स का मूवमेंट मैन्युफैक्चर से रिटेलर तक, रिटेलर से जो है कस्टमर तक। क्लियर। तो उसी को मैनेज करना लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कहलाता है। लार्ज रिटेलर्स डील इन वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट व्हिच रिक्वायर सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ अमाउंट्स ऑफ गुड्स अंटिल दे आर फाइनल डिलीवर्ड टू द कस्टमर। तो आपने देखा होगा अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, फ्लिपकार्ट का जो है जो प्रोडक्ट डिलीवर होता है वो ई कार्ट से होता है। तो फ्लिपकार्ट ने खुद का जो है उन्होंने लॉजिस्टिक क्रिएट कर रखा है ई कार्ट। वही जो है फ्लिपकार्ट से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट परचेज किए जाते हैं फ्लिपकार्ट पे, वो ई कार्ट ही जो है कस्टमर्स के घर पहुंचाता है। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट यानी कि प्रोडक्ट जो है वो स्टोर में फिक्स कर दिया गया, आपने ऑर्डर किया, स्टोर में प्रोडक्ट आ गया। अब स्टोर से उस प्रोडक्ट को जो है ई का जो डिलीवरी पर्सन होता है वो वहाँ से उठाता है, उसको जो है उसके पास पूरी लिस्ट होती है और सिर्फ आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता है, वो उस एरिया में मल्टीपल कस्टमर्स के प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। तो ये पूरा चीज़ को मैनेज करना ही लॉजिस्टिक का काम होता है। रिटेल लॉजिस्टिक मेक्स श्योर दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस टू ऑफर द बेस्ट डिलीवरी एंड सर्विस एट लोअर कॉस्ट बाई डिफरेंट मेथड ऑफ एफिशिएंट लॉजिस्टिक एंड एडिशनल वैल्यू। तो यहाँ पे जो रिटेल लॉजिस्टिक का मेन मोटिव होता है कि वो कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक जो है डिलीवरी दी जाए और कम खर्चे में और अच्छी सर्विस और अच्छी डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो लॉजिस्टिक का यहाँ पे मेन मोटिव यही होता है। तो लॉजिस्टिक इन रिटेलिंग इट हैंडल्स द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर और मिडल मैन टू वेयर हाउस एंड अरेंज फॉर देयर ट्रांसपोर्ट टू रिटेल यूनिट्स अंटिल दे आर सोल्ड एंड डिलीवर टू द कस्टमर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो है रिटेलिंग में, रिटेल लॉजिस्टिक में मूवमेंट ऑफ गुड्स को जो है कंट्रोल किया जाता है, उसको हैंडल किया जाता है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर से रिटेलर तक जो है प्रोडक्ट पहुंचेगा और रिटेलर जो है वो सप्लायर तक कैसे, कस्टमर तक कैसे प्रोडक्ट को डिलीवर करता है। द सिस्टम विल डिलीवर द राइट प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो जब लॉजिस्टिक आपका सही रहेगा, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सही तरीके से आप मैनेज कर रहे होंगे लॉजिस्टिक को, तो जो सिस्टम होगा लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वो जो है राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर को राइट टाइम पे जो है कस्टमर तक डिलीवर करेगा। अगर वहीं पे आपने देखा होगा कई बार ऐसा
केस आता है कि आपके पास अगर आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाया तो आपके पास किसी और का प्रोडक्ट चला आता है या फिर प्रोडक्ट में कुछ और होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि लॉजिस्टिक में कहीं ना कहीं गलती होती है, इस वजह से किसी और का प्रोडक्ट कहीं और डिलीवर हो जाता है। तो ये लॉजिस्टिक में मैनेजमेंट की वजह से होता है। तो ये सब ना हो इसलिए लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जरूरी होता है। लॉजिस्टिक सिस्टम डिलीवर ऑर्डर्स इन ए कॉस्ट इफेक्टिव मैनर इनेबलिंग करंट एंड फ्यूचर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉजिस्टिक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, यानी कि ये नहीं कि सपोज करिए कि आप दिल्ली में जो है 10 कस्टमर ने ऑर्डर मंगाया तो आप 10 लोगों को 10 बार जाके डिलीवर करोगे, नहीं, उन 10 को आप इस तरीके से मैनेज करोगे कि 10 लोगों के प्रोडक्ट एक ही साथ डिलीवर हो जाएं, जिससे कि कॉस्ट क्या होगी, कम आएगी। क्लियर? 10 लोगों ने अलग अलग डेट पे अलग अलग टाइमिंग पे ऑर्डर किया तो आपने देखा होगा कि जो डिलीवरी टाइम होता है नॉर्मली वो क्या लिखते हैं कि 3 to 5 डेज जो है वो टाइम लेते हैं। 3 to 5 डेज, 3 to 5 डेज में क्या करते हैं, वो अलग अलग ऑर्डर्स को कंसोलिडेट करते हैं और 3 to 5 डेज के अंदर ही आपका प्रोडक्ट एक साथ डिलीवर करते हैं। तो आपने देखा होगा किसी का एक ही दिन में प्रोडक्ट डिलीवर होता है, किसी का 2 दिन होता है, किसी का 3 दिन लग जाता है। वो इसलिए क्योंकि उस एरिया में कितने प्रोडक्ट जा रहे हैं डिलीवर होने, वो उस पर डिपेंड करता है। Clear? It ensure warehousing, transportation, inventory and management. The interrelationship among these elements are effectively coordinated. तो लॉजिस्टिक में वेयरहाउसिंग यानी कि कहाँ पे इकट्ठा करके रखना है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है, इन्वेंट्री, इन सब चीज़ों को मैनेज करना, सारा चीज़ इन्वॉल्व होता है और उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप भी होता है जिससे कि इन सभी को कोऑर्डिनेट किया जा सके। क्लियर? तो दैट इज लॉजिस्टिक इन रिटेलिंग। नेक्स्ट टर्म है मटेरियल हैंडलिंग इन रिटेलिंग। देखिए प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर से रिटेलर के तक पहुंच जाता है लॉजिस्टिक के जरिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए मैन्युफैक्चर से रिटेलर तक पहुंच जाता है। अब रिटेलर के स्टोर में, रिटेलर के वेयर हाउसेस में वो प्रोडक्ट को उतारा जाता है, फिर वहां से उसको जो है रैक में लगाया जाता है जहां पे कस्टमर जाके उस प्रोडक्ट को सर्च करता है, उसको जो है परचेज करता है। तो ये सारा कुछ किस में आ जाता है, मटेरियल हैंडलिंग में आता है। मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्टोर के अंदर जो आप मटेरियल को हैंडल कर रहे हो उसी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इज एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स movement of material or product within an organization from one place to another place or the flow of material or product to vehicles from vehicles। यानी कि एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल तक, यानी कि होता नहीं कि एक ट्रक से उतार के दूसरे ट्रक में लादना, ये भी मटेरियल हैंडलिंग हो गया। वहीं पे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो भी मूवमेंट हो रहा है, यानी कि जो स्टोर है, तो स्टोर में एक तो कस्टमर एरिया होता है जहाँ पे कस्टमर आता है, प्रोडक्ट को देखता है और परचेज करके लेके जाता है। दूसरा उनका जो है स्टोर रूम होता है जहाँ पे प्रोडक्ट उनके पास इन्वेंट्री के तौर पर रखा रहता है। तो इन्वेंट्री में उस चीज़ को अरेंज करना, फिर इन्वेंट्री से प्रोडक्ट को निकालकर कस्टमर एरिया में लाके उसको अरेंज करना, ये सारा चीज मटेरियल हैंडलिंग कहलाता है। क्लियर? द एक्टिविटीज़ आर यूजली कन्फाइंड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो मटेरियल हैंडलिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रही होती हैं। लॉजिस्टिक में ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हो रही होती हैं, लेकिन मटेरियल हैंडलिंग क्या होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म की जा रही होती हैं। द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर इज कैटेगराइज्ड एज ट्रांसपोर्टेशन वर्क विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन से किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, वो ट्रांसपोर्टेशन वर्क में आता है और वो जो है मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती है। मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटीज मतलब समझ रहे हैं आप, अपना आपका घर है तो घर में आप क्या करते हो, अपनी बुक्स को जो है रैक पे सेट करके रखते हो, बेड को सही तरीके से जो है आप कवर करके जो है क्लीन रखते हो, अलमीराज हो गया उसको जो है प्रॉपर तरीके से कपड़ों को सेट करके रखते हो। तो आपने जिस तरीके से अपने घर में चीज़ों को अरेंज करके रखा है उसी तरीके से स्टोर में जो गुड्स होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, उनको जब आप अरेंज करके रखते हो तो उसी चीज़ को मटेरियल हैंडलिंग कहा जाता है। क्लियर? तो मटेरियल हैंडलिंग इन रिटेलिंग It also involve storage, protection and control of material while it moves in different department। तो यहाँ पे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट जब मटेरियल मूव करता है तो उसको कब स्टोर करना है, कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, कब कौन सा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, किस डिपार्टमेंट जाएगा, कौन से रैक में जाएगा, ये सारी चीज़ों को जो है हैंडल करना भी मटेरियल हैंडलिंग के अंदर आता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, मटेरियल हैंडलिंग करने से क्या फ़ायदा होता है? पहली चीज़ तो यही हो गया कि रिड्यूस वेस्ट ऑफ मटेरियल। बहुत बार ऐसे आपने देखा होगा घर में कि आपने कोई चीज़ रख दी है और अगर आप सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं रखेंगे ना, तो वो अगर आपने वो चीज़ ढूंढनी हो तो आपको मिलती नहीं है, सामने होगी लेकिन मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ मिसमैनेज है। तो अगर आप मटेरियल को सही तरीके से हैंडल करेंगे तो आपका जो वेस्ट होता है वो नहीं होगा, कम होगा। इंप्रूव्ड वर्क कंडीशन, वर्क कंडीशन जो है वो इंप्रूव होगा। भाई आसानी से आप प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आसानी से प्रोडक्ट को मॉनिटर कर सकते हो, तो यहाँ पे वर्किंग कंडीशन क्या होगी, वो इंप्रूव होगी। इनहेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, आसान होगा। आपको पास ऑर्डर आया, आपको पता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे रखा है, आपने वहाँ से पिक किया और जाके कस्टमर को डिलीवर कर दिया। ऑप्टिमाइज
स्टोर कैपेसिटी, जब आप मटेरियल को सही तरीके से हैंडल करके ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे तो आप आसानी से जो है स्टोर को कैपेसिटी को भी ऑप्टिमाइज कर सकें, यानी कि कम जगह में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेंट्री या फिर जो मटेरियल्स हैं उनको रख सकेंगे। क्लियर। वहीं पे नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड फ्लो ऑफ मटेरियल, यानी कि जब सारी चीज़ें अरेंज होंगी, मटेरियल सही तरीके से हैंडल की जा रही होंगी तो वहाँ पे जो फ्लो ऑफ मटेरियल है वो भी क्या होगा, इंप्रूव होगा, यानी कि स्पीडी होगा। आपको एक सामान ढूंढना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप सपोज कि रैक में बुक्स रखे हैं और अरेंज करके रखे हैं तो आप आसानी से जो है तुरंत जो है कोई जो भी बुक चाहिए होगी आप तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ मैशअप करके रखी है, सही तरीके से अरेंज करके नहीं रखी है, तो एक बुक जो चाहिए होगा आपको उसको ढूंढने में ही आपको आधे घंटे लग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्लो ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो अगर आप मटेरियल को सही तरीके से हैंडल करते हैं तो वहाँ पे जो है फ्लो ऑफ मटेरियल जो है वो इंप्रूव होगा। तो बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनका हम रिटेल स्टोर में ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसका हम मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शेल्विंग रैकिंग मशीन्स होते हैं, कैस्टर एंड व्हील्स होते हैं, डॉक इक्विपमेंट हैं, स्टोरेज बिन्स हैं, लैडर्स हैं, कार्गो इक्विपमेंट है, सेफ्टी प्रोडक्ट्स होते हैं, पैलेट ट्रक्स होते हैं, वर्क बेंचेज एंड स्टूल्स होते हैं, पैकेजिंग सप्लाईज होती हैं। तो ये अलग अलग इक्विपमेंट्स है जिनका जो है मटेरियल हैंडलिंग में यूज़ किया जाता है। भाई मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे उठाकर लेके जाना है, बहुत बड़ा स्टोर पैकेट है तो उसको आप हाथ से तो पकड़ के ले नहीं जा सकते, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट चाहिए होता है। रैक है, अब रैक पे सबसे टॉप पे जो है आपको कोई प्रोडक्ट लगाना है तो आप कैसे लगाओगे, उसके लिए आपको लैडर चाहिए होगा, क्लीन करना है तो लैडर चाहिए होगा। तो अलग अलग इक्विपमेंट का यूज़ करके जो है मटेरियल को हैंडल किया जाता है स्टोर के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए सिस्टम क्या होता है, सिस्टम मीन्स कि जब डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और फिर किसी काम को किसी रूल के तहत, किसी प्रिंसिपल्स के तहत किसी टास्क को परफॉर्म करती हैं तो वो चीज़ सिस्टम कहलाता है। जैसे कि आपने एक कंप्यूटर सिस्टम देखा होगा, तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है कि आप देखेंगे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, CPU है, ये क्या है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है। और जब आप उसको अटैच कर देते हो, आपस में उसको कनेक्ट कर देते हो वायर्स का यूज़ करके, तो वो चीज़ क्या बन जाती है, वो कंप्यूटर सिस्टम बन जाती है। और वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करती है, अपने टास्क को परफॉर्म करती हैं। आपको डेटा सेव करना है या टाइपिंग करनी है तो आप वर्ड का यूज़ करते हो, कीबोर्ड का यूज़ करते हो, टाइप करते हो, उसको सेव कर देते हो। प्रिंट आउट लेना है, प्रिंटर का यूज़ लेके जो है आपने कीबोर्ड से या फिर माउस का यूज़ करके कमांड दिया, CPU जो है आपको जो है प्रिंटर से प्रिंट आउट दे देता है। तो यानी कि वो क्या है कि अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और किसी रूल के तहत, किसी प्रोग्राम के तहत या प्रिंसिपल्स के तहत वो अपना काम को परफॉर्म करते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, सिस्टम कहलाता है। तो इस सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज पार्ट ऑफ अ मैकेनिज्म और एन इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल समझा कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं और किसी प्रोग्राम के तहत, किसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तहत वो जो है अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, अब बात आती है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है, जो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है इंफॉर्मेशन को, तो उसको क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसे इंटरकनेक्टेड चीजें जो कि इंफॉर्मेशन को जो है प्रोसेस करती हैं, कलेक्ट करती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आर सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट वर्किंग टुगेदर टू कलेक्ट, process, store and distribute information to help coordination, एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक ऐसा सिस्टम का मतलब कि एक ऐसा इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स जो कि आपस में मिलकर काम करते हैं और वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन या डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जिनको जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है उनको वो प्रोवाइड करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप के सिस्टम को क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। क्लियर। तो एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि इंफॉर्मेशन को, डेटा को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाएगा। द इंफॉर्मेशन सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट पीपल डेवलप एंड यूज टू गैदर, क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट यूजफुल डेटा मेनली इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग। तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है ये नॉर्मली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज होता है और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम पीपल जो है, जो पीपल होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो डेवलप करते हैं। वो सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे,
करेंगे, हार्डवेयर का यूज़ करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क का यूज़ करेंगे। और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन में डेटा होते हैं उसको जो है वो स्टोर करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि वो अपना डिसीजन मेकिंग ले सकें, अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर सकें। आप देखिए क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट है। तो हर जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं और उनसे रिलेटेड डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। अब मार्केटिंग में ले लिए तो कस्टमर का डेटा कि कौन से कस्टमर है, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनका नाम क्या है, उसके अलावा उन्होंने क्या क्या चीज़ें परचेज की, कब परचेज की, कितने अमाउंट का परचेज किया, यानी कि जो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डेटा होता है। एचआर में आ जाइए, ह्यूमन रिसोर्स में, तो वहाँ पे जो है एम्प्लॉय से रिलेटेड रिकॉर्ड होते हैं कि एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट कब हुआ, उसकी ट्रेनिंग कब हुई, उसका डेवलपमेंट कब हुआ, उसके पास क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज हैं, क्लियर, उसकी एज क्या है, उसकी सैलरी क्या है, उसको कौन कौन से बेनिफिट मिल रहे हैं। तो अलग अलग डेटा होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। उन डेटा को क्या किया जाता है, एक जगह कलेक्ट किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है और फिर उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स आते हैं, फाइंडिंग्स आते हैं, उस डेटा को एनालाइज करके वो जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स को, एम्प्लॉयज़ को या फिर स्टेक होल्डर्स को, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकिंग कर सकें। अब कस्टमर को, आपके पास कस्टमर का डेटा है तो कस्टमर, आप देखेंगे कि कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा सर्च करता है या फिर ज़्यादा परचेज करता है, तो उससे रिलेटेड आप उसको क्या कर सकते हैं, उससे ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना कि कस्टमर किन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा परचेज कर रहा है, तभी तो आप उससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग ले पाएंगे। क्लियर। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मेन मोटिव यही होता है। बात कर ले कंपोनेंट की कि कंपोनेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है मेनली अगर आप देखें तो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन सिस्टम के। देयर आर वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। पहला हार्डवेयर, हार्डवेयर नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन कहाँ से सेव करेंगे, सिस्टम, सिस्टम यानी कि कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है तो हार्डवेयर होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर होगा, मॉनिटर होगा, कीबोर्ड होंगे, माउस होंगे, क्लियर, राउटर होगा, जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए जो हार्डवेयर चाहिए होते हैं वो सारी चीज़ें होंगी। देन सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर यानी कि जो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ईआरपी होती है उनका, जिनका यूज़ करके आप जो है डेटा को स्टोर करते हैं, उनको प्रोसेस करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं। देन डेटा, आप डेटा ही को तो एनालाइज करेंगे तो डेटा अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग एक्टिविटी से रिलेटेड जो है डेटा आप कलेक्ट करते हो। एचआर से रिलेटेड डेटा, फाइनेंस से रिलेटेड डेटा, अकाउंटिंग से रिलेटेड डेटा, प्रोडक्शन से रिलेटेड डेटा कि रॉ मटेरियल कितना आया, प्रोडक्शन कितना हुआ, प्रोडक्ट डिस्पैच कितना हुआ, कौन से रिटेलर के पास कितना प्रोडक्ट गया, कौन से होलसेलर के पास कितना प्रोडक्ट गया, मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा, एडवर्टाइजिंग पे कितना खर्च किया, कस्टमर के ने कितना परचेज किया, कहाँ पे कस्टमर डेटाबेस ज़्यादा है, कहाँ पे हमारे कस्टमर कम है। क्लियर। इन सबसे रिलेटेड डेटा जो है क्या होता है वो यहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम में कलेक्ट किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम कहने का मतलब है यहाँ पे कि कैसे सारी चीज़ें जो है परफॉर्म की जाती है, जो टास्क हो रहा है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या गाइडलाइंस है, कैसे जो है वो कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड लास्ट इज पीपल। पीपल जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पीपल ही है जो कि डेटा को कलेक्ट करता है, पीपल ही जो डेटा को फीड करता है और पीपल ही है जो कि उस डेटा को यूज़ करते हैं। तो पीपल, तो ये जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है या फिर पार्ट कह लीजिए। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, कम्युनिकेशन सिस्टम, पीपल, इन पांचों को मिला के ही एक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो तैयार होता है और इन्हीं की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है या फिर खराब है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको जो इंफॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया, एक्सपोर्ट सिस्टम हो गया, जो कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। अब बात कर लें कि इंपॉर्टेंस क्या है इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो इंपॉर्टेंस की बात करें तो पहली चीज सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर्स। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी कि सप्लाई करती है जो डिसीजन मेकिंग्स लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि कब जो है मार्केटिंग करना है, कब एडवर्टाइजिंग करना है, कब कौन सा ऑफर देना है, कब रिक्रूटमेंट करना है, कब सिलेक्शन करना है, कहाँ पे फंड्स लगाने हैं, इन सभी से रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग्स लेते हैं उनको इंफॉर्मेशन जो है सप्लाई करता है कौन, इंफॉर्मेशन सिस्टम। प्रोवाइड रियल टाइम डेटा पार्टिकुलरली यूजफुल वेयर फास्ट एक्शन इज नीडेड। भाई इंफॉर्मेशन सिस्टम है, कंप्यूटर का यूज करके इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसको आप जो है 24/7 कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं अगर आपको ऑथराइज है। ठीक है, तो ये रियल टाइम डेटा देता है। जैसे कि अभी रात को 12 बजे किसी ने जो है कोई प्रोडक्ट परचेज किया है तो तुरंत वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में डेटा पहुंच जाएगा कि 12 बजे इस कस्टमर ने इतना प्रोडक्ट परचेज किया है, तो आप तुरंत जो है वहां पे डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है तो। प्रोवाइड आर्चिव डेटा। आर्चिव डेटा यानी कि ऑलरेडी जो कोई पुराना डेटा है, 1 साल पुराना, 2 साल पुराना, 3 साल पुराना, तो उस डेटा को भी जो है आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम
सिस्टम के जरिए, पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर रिपोर्ट एनालिसिस, बिजनेस प्लानिंग, यानी कि आपको कोई रिपोर्ट तैयार करनी है कि पिछले साल कितना सेल हुआ है या पिछले साल कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए हैं, या फिर कोई फर्दर कोई बिजनेस प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए जो है आप आर्चिव डेटा का यूज़ कर सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा फिर फर्दर जो छोटे मोटे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे सेव टाइम, टाइम को सेव करता है, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, क्रिएट न्यू जॉब्स। बट ऑब्वियस होता है कि इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, वहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, पीपल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उनके लिए जो है नए नए जॉब क्रिएट होंगे और उनका जो है वहाँ पे उनको जो है रिक्रूटमेंट होगा, सिलेक्शन होगा। बेटर कस्टमर सर्विस, बट ऑब्वियस बात है कि जब आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर से रिलेटेड होगा, तो आप कस्टमर्स को एक बेटर सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। किस कस्टमर को क्या पसंद है, कौन सा कस्टमर क्या परचेज कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको ऑफर्स देना, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना, ये जो है आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके कस्टमर को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, कॉस्ट रिडक्शन। यहाँ पे क्या है कि पहले अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना हो तो आप रजिस्टर्स लेके बैठे हो, एम्प्लॉय जो लगातार काम किए जा रहे हैं, वहाँ पे भी रियल टाइम डेटा आपको प्रोवाइड नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट में रिडक्शन आता है कि सीधे जो इन्फॉर्मेशन हो सीधे जो है सिस्टम में जनरेट हो गया और सिस्टम से ही सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया। यानी कि यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट बची, पेपर कॉस्ट बचा, टाइम भी बचा है आपका। तो इस तरीके से जो है इन्फॉर्मेशन सिस्टम हेल्पफुल होता है बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या हो गया? एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि इन्फॉर्मेशन को डेटा को कलेक्ट करती है, उसको प्रोसेस करती है, उसको जो है इन्फॉर्मेशन में जनरेट करती है, स्टोर करती है और डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन मेकर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या हो गया कि एज एक ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम जहां पे रिटेल से रिलेटेड जो है डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसका जो है एनालिसिस करके जो है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है। तो ए रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंटिसिपेट द इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ रिटेल मैनेजर, collect, organize and stores relevant data on a continuous basis and direct the flow of information to the proper decision maker। तो रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है, वहाँ पे जो भी रिटेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उनको एक्यूमुलेट करता है, उसको कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और जो है उसको कंटिन्यूस बेसिस पे, यानी कि ये नहीं कि एक बार किया, लगातार जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पे डेटा को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और उसको जो है डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो भी निकल के आती है उसको प्रॉपर डिसीजन मेकर्स जो होते हैं रिटेल ऑफिस में, रिटेल स्टोर में, उनको जो है कम्युनिकेट भी करता है। क्लियर? तो रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि रिटेल से रिलेटेड कहाँ पे कितना प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट खत्म हो गया, कितना नया प्रोडक्ट आया है, आज कितना सेल हुआ, कस्टमर ने कितने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, टोटल अमाउंट का कितना सेल हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे कैप्चर हो रहा होता है और वो जो है अलग अलग डिसीजन मेकर्स को कम्युनिकेट भी हो रहा होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती हैं, चाहे वो सेल्स और मार्केटिंग सिस्टम से रिलेटेड हो गया, चाहे वो मर्चेंडाइज सिस्टम से हो गया कि यानी कि कितना मर्चेंडाइज है, कितना स्टॉक में प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, कब जो है उसको ऑर्डर करना है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अटेंडेंस ऑन पेरोल, कौन सा एम्प्लॉय आज आया है, कौन सा एम्प्लॉय नहीं आया है, कितने टाइम तक जो है उसने किया है, उसकी सैलरी क्या है, उसकी सैलरी पे हुई कि नहीं हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आप स्टोर कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया कि जो साफ सफाई, लाइटिंग, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वर्क होते हैं उसका भी जो है आप वहाँ पे डेटा मॉनिटर कर सकते हैं। एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम कि कितना पैसा आया, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कहाँ पे कौन से टैक्सेस लगे हैं, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे स्टोर कर सकते हैं। वो कलेक्ट भी करता है और वो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी डिसीजन मेकर्स को चाहिए होता है वो इन्फॉर्मेशन वो कम्युनिकेट भी करता है। तो ये रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का इंपॉर्टेंस होता है। क्लियर? तो ये क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि कंप्यूटराइज सिस्टम, एक ईआरपी जहाँ पे रिटेल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, जो भी मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन सभी का डेटा जो है वो कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है, उसको एनालाइज करता है, उससे इन्फॉर्मेशन जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है डिसीजन मेकर्स को। क्लियर? तो रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई? पहला तो अलाउ इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन स्टोर्स एंड मैनेजमेंट, यानी कि स्टोर में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसका रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजर्स के पास पहुंचता है। यानी कि अभी कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया तो वो इन्फॉर्मेशन तुरंत जो है मैनेजर्स के पास पहुंच जाएगी कि उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया, कौन सा प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, कितना परचेज किया है, क्या जो है अमाउंट रहा है, कितनी क्वांटिटी, सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ पहुंच जाती है मैनेजमेंट के पास। रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुड हैंडल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो वेरियस एस्पेक्ट जो होता है प्रोडक्ट मैनेजमेंट का वो सभी को हैंडल करता है। यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है, कितने यूनिट अवेलेबल है। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे वो पूछता है कि ये वाला प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, वो तो ईआरपी सिस्टम में देखते हैं, ईआरपी सिस्टम में देख के बता देते हैं कि हाँ अवेलेबल है, या फिर कितना नंबर अवेलेबल है कि 4 ही पीस हैं, 5 ही पीस है, या वो कलर अवेलेबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ें वो आपको ईआरपी के थ्रू बता देते हैं। तो वो रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुड हैंडल कस्टमर एनालिसिस, यहाँ पे रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कस्टमर का डेटा भी जो है वहाँ पे एनालिसिस हैंडल किया जाता है। आपने देखा होगा कि आपसे जब आप बड़े बड़े रिटेल स्टोर में नॉर्मली जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपसे आपका
मोबाइल नंबर पूछते हैं, आपका नाम पूछते हैं, तो वो पूरा डेटा आपका सेव हो जाता है। आपने लास्ट टाइम क्या परचेज किया, कितना परचेज किया, कब परचेज किया, वो सारी डिटेल उनके पास होती है, कौन सा प्रोडक्ट आपको पसंद है, और उससे रिलेटेड फिर आगे चल के वो आपको जो है ऑफर्स भी देते रहते हैं। तो रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ये जो है इंपॉर्टेंस होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। क्लियर। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टोर रिकॉर्ड। देखिए स्टोर रिकॉर्ड, स्टोर क्या होता है? स्टोर इज अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड और केप्ट। स्टोर क्या है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे चीज़ें स्टोर करके रखी जाती हैं, गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। और रिकॉर्ड क्या हो गया? रिकॉर्ड शोज हाउ गुड्स एंड आर रिसीव्ड एंड इशूड। रिकॉर्ड यही तो शो करता है ना कि रिटेल स्टोर में जो रिकॉर्ड होगा कि गुड्स कब आया और गुड्स कब गया, यही तो रिकॉर्ड हुआ। क्लियर। तो ये स्टोर रिकॉर्ड क्या हो जाएगा? एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द रेट ऑफ यूज ऑफ मटेरियल एंड पार्ट सो एज टू नो द टाइम टू बाई मोर इन टू द स्टोर। तो स्टोर में स्टोर रिकॉर्ड का मेन मोटिव यही होता है कि वहाँ पे कब जो है कौन सा मटेरियल आया है, कितना बचा है और कब ख़त्म होने वाला है, जिससे कि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि कब जो है आपको और प्रोडक्ट मंगाना है। ठीक है। अब सपोज करें कि आपने जो है ग्रॉसरी आइटम मंगा के रखा हुआ है, दाल है, चावल है, ठीक है, या फिर आटा है, आशीर्वाद आटा है। अब वो आशीर्वाद आटा कितना बचा है, एक ही पैकेट बचा है, 2 पैकेट बचा है, उसको अब जो है और ऑर्डर कर लेना है मैन्युफैक्चर से। ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? जब आप स्टोर रिकॉर्ड को ध्यान से देखेंगे। क्लियर। रिटेल इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी जो है इसमें आपको हेल्प करता है। क्लियर। तो यहाँ पे जो है स्टोर रिकॉर्ड में सिर्फ यही नहीं है कि जो प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कितना प्रोडक्ट बचा है और कब ऑर्डर करना है। यहाँ पे जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया, गुड्स कितने हैं स्टोर में, टैक्सेस जो भी पे हो रहे हैं, बैंक के इन्फॉर्मेशन और कस्टमर के रिकॉर्ड्स, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिनका रिकॉर्ड यहाँ पे स्टोर में मेंटेन करके रखा जाता है। लेकिन जब स्टोर रिकॉर्ड की बात होती है तो नॉर्मली स्टोर में क्या होता है? गुड्स होते हैं, और गुड्स कितना आया, कितना गया, इनके रिकॉर्ड को ही स्टोर रिकॉर्ड कहा जाता है। तो नॉर्मली जब भी किसी कंपनी का ऑडिट होता है या किसी रिटेल स्टोर का ऑडिट होता है तो वहाँ पे 2 टाइप के रिकॉर्ड आपसे, खासकर जो रिटेल स्टोर में है, वहाँ पे मांगे जाते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के रिकॉर्ड होते हैं? तो पहला सेल्स रिकॉर्ड। सेल्स रिकॉर्ड यानी कि कितना सेल हुआ है किसी पर्टिकुलर डेज पे, किसी पर्टिकुलर वीक पे, किसी पर्टिकुलर मंथ या फिर ईयर में कितना सेल्स हुआ है, उससे रिलेटेड रिकॉर्ड। ए जर्नल ऑफ नॉन कैश ट्रांजेक्शन, ए जर्नल ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग एनी चेक ट्रांजेक्शन, यानी कि कितने नॉन कैश हुए हैं यानी कि कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट के जरिए, या फिर कितने कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं जहाँ पे कैश होता है या फिर चेक दिया जाता है। उसके अलावा सेल्स स्लिप, इनवॉइसेज, रिसिप्ट, कैश रजिस्टर रिसिप्ट एंड अदर कॉम्परेबल डॉक्यूमेंट फॉर ओरिजिनल सेल्स। तो जो भी ओरिजिनल सेल्स हुआ है उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो सेल्स रिकॉर्ड में आ जाएंगी। क्लियर। तो ये एक पहला डॉक्यूमेंट हो गया, रिकॉर्ड हो गया। वहीं पे दूसरा रिकॉर्ड है, दैट इज परचेज रिकॉर्ड। एक तो आपने भाई सेल्स किया है, तो सेल्स किया है तो आपके पास गुड्स कहाँ से आया? आपने कहीं से परचेज किया होगा या फिर मैन्युफैक्चर किया होगा, तो परचेज रिकॉर्ड भी आपको वहाँ पे बताना होता है। तो परचेज रिकॉर्ड यानी कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परचेज सब्जेक्ट टू स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ परचेज फॉर रिसेल सच एज इन्वेंट्री एंड रॉ मटेरियल, लिस्ट ऑफ परचेजेस एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टेट एंड लोकल टैक्सेस, कौन कौन से ऐसे परचेज है जो कि एग्जेम्प्टेड हैं, वो सारी डिटेल आपको दिखानी पड़ेगी। रिकॉर्ड्स रिफ्लेक्टिंग द बिजनेस पर्पज ऑफ परचेज, यानी कि आपने क्यों परचेज किया कोई प्रोडक्ट या फिर कोई गुड्स, उससे रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपको दिखाने होंगे। वहीं पे प्रूफ दैट सेल्स एंड यूज टैक्सेस हैव बीन पेड, यानी कि आपने जो भी सेल्स किया है या फिर जो भी आपने यूज़ किया है उससे रिलेटेड जो भी टैक्सेस हैं वो आपने पे किया है कि नहीं किया, उसका प्रूफ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको दिखाना होता है। तो स्टोर रिकॉर्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि स्टोर के बारे में सभी रिकॉर्ड्स, चाहे वो एम्प्लॉय से रिलेटेड रिकॉर्ड हो कि आपके यहाँ पे कितने एम्प्लॉय हैं, क्या उनका पेरोल है, चाहे वो आपके यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका रिकॉर्ड हो, चाहे आपके यहाँ पे कितने गुड्स परचेज किए गए, कितने गुड्स सेल किए गए, उनका अमाउंट, उनकी क्वांटिटी, उन सभी चीज़ों से रिलेटेड डेटा, किस डेट को आया है, किस डेट को गया है, क्या टाइमिंग रही है, सारी चीज़ें जो है डेट वाइज, टाइम वाइज जो है उसका जो रिकॉर्ड होता है उसी को हम स्टोर रिकॉर्ड कहते हैं। और ये ज़रूरी होता है मेंटेन करना, क्योंकि कभी भी जब आप रिटेल स्टोर पे कोई भी चेकिंग आ जाती है या फिर उसका ऑडिट होता है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पे मांगे जाते हैं। तो इसलिए हर आप देखते होंगे स्टोर में क्या होता है कि ये सारे रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन करके रखे जाते हैं। जो भी स्लिप्स होती हैं उनको जो है रोल करके फाइल में लगाया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उसी को हम क्या कहते हैं? स्टोर रिकॉर्ड कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।